आज की ई क्लास में एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एप्लीकेशंस ऑफ आईआर अपना चल रहा है और उस एप्लीकेशंस ऑफ आईआर में आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखें हम तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ OH स्ट्रेचिंग बैंड देखें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एब्जॉर्प्शन जो पीक है वो हायर फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट होती है, जबकि इंट्रामोलिकुलर में देखें तो यहाँ किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग नहीं होती। सेकंड है बेंडिंग वाइब्रेशन में देखें OH बेंडिंग वाइब्रेशन में तो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में जो शिफ्ट है वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो होगा वो लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर होगा, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में देखें तो यहाँ भी किसी प्रकार का शिफ्ट नहीं होगा। रफली हम देखें, जैसे एग्जांपल लें तो अल्कोहल जो गैस है उसमें जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी वो 3600 cm इनवर्स होगी, और यदि अल्कोहल लिक्विड लें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 3300 cm इनवर्स होगी, अर्थात डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होगा और रिजल्ट क्या होगा, उसमें OH फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। इसी प्रकार OH लिक्विड देखें तो माना वो ν1 फ्रीक्वेंसी T1 टेम्परेचर भी है और फ्रीक्वेंसी, और सपोज यही क्या कि ν2 फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही वो T2 टेम्परेचर पे हो रही है, और हमें यहाँ ये ज़रूर ज्ञात है कि T2 टेम्परेचर है वो T1 टेम्परेचर से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में ν2 फ्रीक्वेंसी का मान भी सदैव अधिक होगा, अर्थात सो डैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बिकम वीक हो जाते हैं, और इससे क्या होगा कि OH एब्जॉर्प्शन वेव नंबर है वो सदैव इंक्रीज होंगे। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। सेकंड हम देखें कि अल्कोहल लिक्विड माना कि सोज हो रहा है ν1 फ्रीक्वेंसी बट इन CCl4, जो लिक्विड लें अपन CCl4 सॉल्वेंट, उसमें OH की एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त हो रहा है, उसका माना फ्रीक्वेंसी है ν2। तो यहाँ ν2 फ्रीक्वेंसी है वो सदैव ही ν1 से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सैंपल बाय द नॉन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल CCl4, लाइकली CCl4 डिक्रीज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इसके कारण दो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें OH फ्रीक्वेंसी का मान भी अधिक होगा, देयरफॉर OH फ्रीक्वेंसी वेव नंबर इंक्रीज। और इस प्रकार देखें हम तो एप्लीकेशंस ऑफ आईआर इतना ही काफ़ी था। आज का अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन एप्लीकेशन है वो है मोलिकुलर वेट ज्ञात करना। कोई भी कंपाउंड होगा उसका हम मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। और सेकंड जो एप्लीकेशन है इसका वो है एलिमेंटल एनालिसिस। बेसिक प्रिंसिपल है जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ये है कि इन दिस टेक्निक वेपर फेज ऑफ गिवन सैंपल, जो सैंपल जिसका हमें ज्ञात करना मोलिकुलर वेट का, उसकी वेपर फेज of given sample is bombarded with high energetic एज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हैं सैंपल पे इन द आयनाइजेशन चैम्बर और द मास स्पेक्ट्रोमीटर।
या तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपीमीटर होता है या आयनाइजेशन चैम्बर होता है, जिसमें हम सैंपल को लेते हैं और उसमें बम्बार्ड करते हैं किसकी, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स की। ड्यू टू दिस गिवन कंपाउंड अंडरगो फ्रेगमेंटेशन एंड कैटायन एनाइन रेडिकल, रेडिकल कैटायन, रेडिकल एनाइन एंड एक्स्ट्राज आर प्रोड्यूस। तो इस फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा कि कैटायन बनेंगे, एनाइन बनेंगे, रेडिकल बनेंगे, रेडिकल कैटायन बनेंगे, रेडिकल एनाइन बनेंगे आदि। ओनली पॉजिटिव चार्ज बेरिंग स्पीसीज कैन बी डिटेक्टेड बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि इनमें से जो मैंने ऊपर बताया उनमें से ओनली पॉजिटिव चार्ज जो रख रहा है वो स्पीसीज ही मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्ट हो सकती है या होती है। मास स्पेक्ट्रम, इट इज ए प्लॉट ऑफ m अपॉन v वैल्यू, मास अपॉन चार्ज वैल्यू ऑफ कैटायन x एक्सिस पे लेंगे एंड रिलेटिव एविडेंस ऑफ आयन वो y एक्सिस पे लेंगे और इसमें एक जो प्लॉट प्राप्त होगा वो कहलाएगा मास स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिया है वो एक्सिस पे m अपॉन ई रेशियो लिया है, वैल्यू ली है, और ऊपर लिया है वो रिलेटिव एविडेंस ली है। इसके मध्य जो पीक प्राप्त होगी वो मास स्पेक्ट्रम कहलाएगा या मास स्पेक्ट्रा कहलाएगा। फॉर एग्जांपल C2H5 का मास स्पेक्ट्रा लिया तो ये पीक प्राप्त होगी वो m प्लस पीक होगी जो कि 156 पे है। ये पीक प्राप्त हो रही है वो बेस पीक है और ये पीक अन्य है, अर्थात जिसके फ्रेगमेंटेशन से 3 प्रकार के आयन बनते हैं जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट में। A large number of peak are observed in mass spectrum, that is m प्लस पीक जो प्राप्त होगी, अर्थात जो सैंपल दे रखा है उसके कैटायन पीक प्राप्त होगी वो है ए पीक विच इज ऑब्जर्व्ड एट हाईएस्ट ME वैल्यू इज कॉल्ड m पीक और मॉलिकुलर आयन पीक और पेरेंट आयन पीक, अर्थात जिसके लिए m अपॉन E वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो या तो कहलाएगी m प्लस पीक या कहलाएगी मॉलिकुलर आयन पीक या कहलाएगी पेरेंट आयन पीक। सेकंड है बेस पीक, ए पीक विच हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी इज कॉल्ड बेस पीक, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है अर्थात जिसकी रिलेटिव एविडेंस है वो 100% होती है। जनरली बेस पीक रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट आयन। जो बेस पीक होगी वो जो हमें सैंपल दिया गया उसके फ्रेगमेंटेशन से जो मोस्ट स्टेबल कैटायन बनेगा उसके कारण ही बेस पीक प्राप्त हो रही है। m प्लस पीक में बी ऑब्जर्व्ड एज ए बेस पीक, जो m प्लस कैटायन बनेगा वो पेरेंट पीक ही में बी ऑब्जर्व्ड एज बेस पीक। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।